वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग नीट AITS फुल टेस्ट 3 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक पार्ट हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 to 75 है। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एसर्शन एंड रीजन गिवन है, तो पहले इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। एसर्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक टेम्पररी इफेक्ट होता है। इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट होते हैं। रीजन क्या दिया है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट ओनली। एकदम सही रीजन बता रहा है। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये तब होता है जब कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। जब तक अटैकिंग रिएजेंट रहेगा ये इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसीलिए इसे हम लोग टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। तो एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एरोमेटिक स्पीसीज। एरोमेटिक स्पीसीज कौन होता है? जो हक्केल रूल को फॉलो करता है। अब बोलोगे हक्केल्स रूल क्या है? हक्केल्स रूल में 4 कंडीशंस आता है। जो इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो हक्केल रूल को सेटिस्फाई करेगा और एरोमेटिक होगा। फर्स्ट है रिंग होना चाहिए, तो इसमें देखो चारों जो है रिंग में है। सेकेंड है प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब है रिंग में जो एटम आएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp और sp2 होनी चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है इसमें देखो sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो sp2 ये भी sp2, लेकिन ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp3 हो गया, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर होगा और ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो sp3 आ गया, क्योंकि ये sp2 होगा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये जो है sp3 हो गया, तो ये भी नॉन प्लेनर होगा। अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक ही हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड है, ये भी sp2 और बाकी सारे डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 है, तो ये प्लेनर है, ये हो सकता है। इसमें देखो sp3 है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन बाकी दोनों कंडीशन भी चेक करते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी डिलोकलाइज। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होना चाहिए होगा वो शुड बी डिलोकलाइज्ड होगा। डिलोकलाइज्ड का मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है तो ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। और जितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, उसको इक्वल करेंगे 4n+2 से। 6 है तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये जो n है इसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर आना चाहिए एक्सेप्ट 0, विथ 0 होल नंबर आना चाहिए इंक्लूडिंग 0 भी होगा, 0 भी होल नंबर में आता है, तो ये एरोमेटिक होगा। तो थर्ड जो एरोमेटिक है, बाकी सारे नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि सेकंड प्लेनर वाला कंडीशन ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है IPAC नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। IPAC नेम इसका लिखना है। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कीटोन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। 5 पे C डबल बॉन्ड O है, जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे इसे, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे मतलब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, और C डबल बॉन्ड O का प्रीफिक्स या तो कीटो लिखेंगे या ऑक्सो लिखेंगे। तो ऑप्शन में देखो ऑक्सो है, तो 5 पे ऑक्सो एक ही ऑप्शन है, यहीं से आंसर आ जाएगा। 5 ऑक्सो 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। CH3Cl, इसमें KCN डालेंगे, अल्कोहलिक KCN डालते हैं। अल्कोहलिक KCN डालने से CN जो है Cl को रिप्लेस कर देगा, CH3CN हो जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट और पार्सल नहीं बोला है तो हम लोग कंप्लीट ही करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये CH3COH एसिडिक एसिड बनेगा, जो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें हमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, क्या बोला है? जो प्रॉपर्टी दिया है उसको एग्री नहीं करता है, डज नॉट एग्री, मतलब जो करेक्ट है वो वाला आंसर हमें नहीं देखना है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्वेश्चन नंबर 80 का है।
आयोडीन है, तो ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा, बस इस दोनों में एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो सबसे कम आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, तो ये तो सही है, आंसर नहीं होगा। इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस देखो क्या होगी बच्चे, आयनिक रेडियस इसमें क्या क्या दिया है, पोटासियम दिया है 19, उसके बाद कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फ़र ऊपर आ जाएगा, और क्लोरीन। वैसे भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखो 19 में से एक गया 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 20 में से 2 गया 18, 16 + 2 18, 17 + 1 18। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी साइज़ कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है कैल्शियम, तो सबसे छोटा कैल्शियम होना चाहिए। उसके बाद है पोटासियम, उसके बाद पोटासियम होना चाहिए। उसके बाद है क्लोरीन, 17 होता है एटॉमिक नंबर। क्लोराइड सबसे बड़ा सल्फाइड होना चाहिए, लेकिन इसमें पोटासियम सबसे बड़ा दिया है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है और आंसर यही होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरली डिक्रीज करता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जनरली डिक्रीज करता है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण एक्सेप्शन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ये भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर सही नहीं था। नेक्स्ट 81 देखते हैं। देखो जो 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया CONH3 होल 3 NO2 होल 3 कैन शो, ये Ma3B3 टाइप के कंपाउंड है। Ma3B3 के दो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, मेरिडियोनल एंड फेसियल। देखो A अगर इस तरह से हो, AAABBB, तो इसको बोलेंगे फेसियल आइसोमर। क्यों बोलेंगे फेसियल, क्योंकि अगर इसे आप कंबाइन करो तो देखो, मान लो ये कलर लेके करते हैं, A ये एक फेस बनता है, BBB ये एक फेस बनाता है, दो फेस बनता है, तो इसे बोलते हैं फेसियल आइसोमर। और सिमिलरली अगर इसको ऐसे लिख दें, पहले लिख ही देते हैं, A और A इससे पास कर दो, B और B इससे पास कर दो, AA। ठीक है, तो ये जो है अब मेरिडियन से पास करेगा, तीन को मिलाओगे तो देखो मेरिडियन से पास कर रहा है, A इसको B करना पड़ेगा, A को, ये B है, चलो इसी कलर से लिख देते हैं। अब B को मिलाओ, ठीक है, तो ये भी मेरिडियन से पास कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मर आइसोमर या मेरिडियोनल आइसोमर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, सिमेट्री आ जाता है, देखो दोनों साइड सिमेट्री है। स्ट्रक्चरल भी शो करेगा, क्यों स्ट्रक्चरल शो करेगा, क्योंकि NO2 एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो एक N के साथ एक O के साथ लिंकेज आइसोमर भी शो करेगा। तो 1 और 3 दोनों करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन आएगा 1 और 3। 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड, हाँ लिगेंड बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं, NO2CN- एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और लिगेंड जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करता है। अगर डोनर एटम N है, और O भी हो सकता है NO2- में, देखो ये भी होता है, और ONO- भी इसे लिखते हैं, तो लिंकेज आइसोमर शो करेगा। अब सिमिलर क्वेश्चन NO2- इसका आंसर आ गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCrO4, देखो 83 का FeCrO4, या इसी को हमने बोला था एक बार और FeO.Cr2O3 भी लिखते हैं, तो Fe क्रोमाइट ओर है ना, तो FeCr2O4 लिखेंगे, 2 क्रोमियम और 4 ऑक्सीजन, FeCr2O4। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और एयर में ऑक्सीजन के साथ अगर इसे बर्न करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4 इसके साथ Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विथ सोडियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर गिव्स Na2CrO4, हाँ देगा Na2CrO4, Fe2O3 भी देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा, इसका तीनों दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर CrO5, वैसे देखो निकालोगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन ये 10 जो है आंसर गलत होगा इसका। क्यों गलत होगा, देखो अगर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो x - 10 0, तो x की वैल्यू +10, और x की वैल्यू +10 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर +10, तो पॉसिबल भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 4 ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं,
तो जिसके कारण क्या होगा इसका, अगर डायरेक्ट भी निकालो x -2, 4 ऑक्सीजन का -1 होगा इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +6, या डायरेक्ट निकाल सकते हो -2 तो +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, सिंगल बॉन्ड के लिए 1, और जिसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस, जिसकी कम है उसकी प्लस, तो 1 2 3 4 + 2 6, तो यहाँ से भी +6 डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक्लिप्स फॉर्म ऑफ एन इथेन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू स्टेगर्ड। बच्चे जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है वो लेस स्टेबल होता है किसी भी कंपाउंड का हो, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, तो एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशंस डिपेंड ऑन वंडरवाल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन। सही है, एंगल स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट। देखो 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब सेक्शन बी ले रहे हैं। सेक्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमें दिया है कॉम्प्लेक्स Fe4 FeCN होल 6। ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये आयन डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये Fe और ये साइनाइड डिसोसिएट नहीं होगा। कौन डिसोसिएट होगा, इसके बाहर जो है। तो अब इसके बाहर कौन कौन से, FeCN होल 6 है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो अगर 3+ चार्ज होगा तो ये इसमें होल 3 है, तो अगर 3 होगा 3 3 जा 9, 4 होगा तो 4 3 जा 12, 3 4 जा, तो मतलब इस पर 4- चार्ज है और इस पर 3+ चार्ज है। तो Fe3+ के कितने आयन होंगे, 4 है तो 4 आयन, और ये टूटेगा नहीं, ये कितना है 3 है, तो ये अकेले अकेले रहेगा FeCN होल 6 3-, तो टोटल आयन हो गए 3 + 4 7, तो कितने आयंस देंगे, ये 7 आयंस देंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी इफेक्ट, इंडक्टिव इज परमानेंट, रेजोनेंस इज परमानेंट, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट, इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी होता है। इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है ये टेम्पररी इफेक्ट है। 88 है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर कार्बन इन इट्स कंपाउंड। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 होता है, तो मैक्सिमम जो होगा +4 होगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, 4 - 8 -4 होगा, तो -4 एंड +4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग एज। SF6 देखो, स्क्वायर प्लेनर तो कभी नहीं बनेगा, स्क्वायर प्लेनर तब बनेगा जब 4 लिगेंड होगा, तो ये तो कभी नहीं सॉरी SF6 नहीं, SF4 है ये, SF4 बना सकता है, SF6 नहीं SF4 है। देखते कैसे बना सकता है या नहीं बनाएगा। ये एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो sp3d में बेंट रूल लगता है, तो 2 फ्लोरीन लोन पेयर इक्वेटोरियल पे ही जाएगा, 2 फ्लोरीन, इसका सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, ये नहीं होगा। CH4sp3 है, टेट्राहेड्रल होगा, ये भी नहीं होगा। XeF4 देखो, XeF4 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर, 6 sp3d2 आया, इसमें स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। 4 फ्लोरीन इस तरह से आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, और 2 लोन पेयर जो है ऊपर नीचे होगा, जो आपस में कैंसिल आउट होगा, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ClF3 का भी T शेप्ड होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं अब। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। एकदम सही है। क्यों सही है बच्चे, जो NH3 है इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा, और लोन पेयर के कारण हमेशा यही डायरेक्शन होता है। लेकिन NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो लोन पेयर के कारण तो ये डायरेक्शन रहेगा, फ्लोरीन के कारण ये डायरेक्शन रहेगा, तो इसमें कैंसिल आउट होगा, इसमें सारा ऐड होगा, इसमें माइनस होगा, इसलिए NH3 का ज़्यादा होता है। BF3 नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये रेगुलर स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट 0 होगा। 1 डिवाइड 3.3 नहीं, यही इनकरेक्ट है। 3.33 इंटू 10⁻13 नहीं आएगा, -30 होता है। 1 डिवाइड जो है 3.33 इंटू 10⁻−30 होता है कूलम मीटर, ये +30 लिखा है, तो ये गलत है।
ये गलत है, तो आंसर कैसे सही होगा। CO2 कंटेंस पोलर बॉन्ड, CO2 नॉन पोलर होता है लेकिन इसके बॉन्ड जो है पोलर है, दोनों आपस में कैंसिल होकर डायपोल मोमेंट 0 करता है। ठीक है, अब 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 में क्या बोल रहा है, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, विटामिन 12 के डेफिशिएंसी से परनीसियस एनीमिया होता है। ये तो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 92 में देखो, द कंपाउंड विच विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहला कंडीशन है कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो वैसे देने तो सारे चाहिए। ठीक है, तो कौन सा अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं देगा। ठीक है, तो वो देखो, सॉरी, कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा ये बोला है। तो देना तो सबको चाहिए, अब लेकिन 4 में से एक सेलेक्ट करना है। तो देखो, इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर भी है और 3 इधर भी है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। सबसे कम इसमें है, तो इसलिए यही ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 93 देखते हैं अब। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डबल्ड देन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे, जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये होता है 0.693/K, मतलब ये कांस्टेंट होता है। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ टाइम उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल कुछ भी करें, हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होगा, तो ये नॉट अफेक्टेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम सल्फेट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पोटासियम सल्फेट, कोहलॉस लॉ का यूज करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटासियम आयन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन 1 ही है। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन अब हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें 1 ही है, तो ये नहीं होगा, इसमें 2 पोटासियम 1 सल्फेट का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 95 नंबर क्वेश्चन, ये 94 था। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 30 ग्राम यूरिया, मास ऑफ यूरिया दिया है, सॉल्यूट है, इन 500 ग्राम वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और KF की वैल्यू दिया है केल्विन kg पर मोल। तो डेल्टा TF निकाल लेंगे, डेल्टा TF केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होता है। आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे डेल्टा TF माइनस करेंगे। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I × KF × M। तो पहले मोलेलिटी निकाल लेते हैं। मोलेलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल 30 ग्राम है, तो मोल क्या होगा, मोलर मास से डिवाइड कर दो। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 500 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, यही आएगा। तो 30 2 जा 60, ये भी 2 बार में कट गया, 1/2 1/2, तो 1 मोलर हो गया, मोलेलिटी 1 हो गया। ठीक है, अब डेल्टा TF क्या होता है, I × KF × M। तो यूरिया जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू 1, KF की वैल्यू 1.86 दिया है, और मोलेलिटी 1 आया, तो 1.86 आ गया। अब इतना डिक्रीज करेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इतना डिक्रीज करेगा। सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर जाएगा, तो माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 में बोला गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम। इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ग्राम इक्विवेलेंट से इसको इक्वल करें, या दूसरा तरीका है इसको क्या करें हम लोग, बैलेंस कर लें रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक मीडियम में 96 देखो, Fe2+ आयन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन कर रहा है, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो डाइक्रोमेट Cr3+ में कन्वर्ट होता है, और ये Fe3+ में कन्वर्ट होगा। तो इसका N फैक्टर कितना होगा बच्चे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके रिएक्टेंट में 2 क्रोमियम है, तो इधर भी 2 लेंगे, रिएक्टेंट में जितना है उतना इक्वल करते हैं, तो 6 से 3 मतलब 3 हो गया, और 2 है तो 3 × 2 6 हो गया N फैक्टर, +2 से +3 1 का ही चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो डाइक्रोमेट 1 मोल दिया है, तो डाइक्रोमेट का मोल 1 इंटू एन फैक्टर 6। Fe2+ के मोल हमें निकालना है एन फैक्टर 1, तो यहाँ से 6 इक्वल्स टू n निकल गया, तो 6 मोल Fe2+ रिक्वायर्ड होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हम लोग इसको बैलेंस कर लें। तो देखो डाइक्रोमेट आयन क्या है, Fe2+ आयन को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस होगा Cr3+, और Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका +6 है, इसका +3 है, इसका +2 है, इसका +3 है, जो कि हमने ऊपर निकाला भी था। ठीक है। अब जिसका चेंज होता है पहले उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 क्रोमियम है तो इसको 2 कर देंगे, आयरन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। क्रोमियम का +6 2 है तो +12 से कहाँ जा रहा है +6, तो कितना का चेंज हो रहा है 6 से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। आयरन का क्या हो रहा है +2 से +3 जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है 1 से। तो इक्वलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो क्रोमियम है इसको 1 से मल्टीप्लाई, आयरन को 6 से। तो जहाँ जहाँ क्रोमियम है 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेम रहेगा। जहाँ जहाँ आयरन है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 Fe2+, 2 Cr3+ प्लस 6 Fe3+। ठीक है। अब चार्ज देखो -2 +12, -2 और +12 +10 हो गया। इधर है +6 +18 24 है, इधर है 24 18 और 6 24, और इधर है +10। तो 24 और 10 कैसे इक्वल होगा, 14H+ ऐड कर देते हैं। अब 14H+ है तो इधर 7 वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब देखो एक क्रोमियम 6 Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा, तो 1 मोल क्रोमियम है तो कितने Fe2+ चाहिए, 6 मोल Fe2+ चाहिए। 1 मोल डाइक्रोमेट जो है Cr2O72 - 6 मोल Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 97 देखते हैं अब। फॉर रिएक्शन H2 + I2 2HI, डेल्टा H की वैल्यू दिया है किलो जूल पर मोल में, एंड डेल्टा S दिया है जूल पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, यूनिट अलग है, ध्यान रखना है। द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चे इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, डेल्टा G की वैल्यू 0 होगी, और डेल्टा H और डेल्टा S के टर्म में डेल्टा G का फॉर्मूला होता है डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S, यही होता है ना। तो डेल्टा G का वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा H - T डेल्टा S = 0। तो डेल्टा H किसके इक्वल होगा, T डेल्टा S के। तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेंगे डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। तो टेम्परेचर क्या आ गया, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है 37.5। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये किलो जूल में है, डिवाइडेड बाय, अब इस डेल्टा S की वैल्यू कितनी है 150, ये जूल में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 37.5 किलो जूल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डेल्टा S ऑलरेडी जूल में है तो 150 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अब केल्विन में। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 250 आंसर आ रहा है। तो आंसर 250 केल्विन आ जाएगा। 250 केल्विन सेकेंड ऑप्शन है, तो 97 का सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 98 देखते हैं। 98 में हमें क्या बोला जा रहा है, 1 लीटर ऑफ ए अननोन गैस एट NTP, अननोन गैस है, गैस को उन्हें पता नहीं है, वेट 1.97 ग्राम, फार्मूला ऑफ द गैस में बी। ठीक है, फार्मूला ऑफ गैस क्या हो सकता है, तो मोलर मास निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का 1 लीटर गैस दिया है और मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म में होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 क्योंकि NTP पे दिया है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास के टर्म में होता है 1.97 जो मास अपॉन मोलर मास। चलो इसको भी हम लोग मास ही लिख लेते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम लिखा है, तो मास अपॉन मोलर मास जो कि हमें निकालना है। दोनों मोल है तो दोनों इक्वल होगा, तो वॉल्यूम 1 अपॉन 22.4 इक्वल होगा मास 1.97 अपॉन मोलर मास के। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मोलर मास कैलकुलेट होके आ जाएगा 1.97 इंटू 22.4 विच विल बी इक्वल टू 44.1 ग्राम। ठीक है, और 44.1 ग्राम देखो किसका मोलर मास है, CO में कार्बन का 12 और 16 28 नहीं आएगा, 12 और 32 44 यही आ जाएगा, 44 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास क्या दिया है, लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन। बच्चे जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेकिन बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन होगा ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में, क्योंकि बेरिलियम में S2 कन्फिग्रेशन है, इसका S2P1 होता है, 2s2 2p1 2s2। ये कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2s2 में तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो 2p है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाइदर हाफ नॉर फिल्ड। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बेरिलियम की, इसीलिए बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे कम लिथियम का, लिथियम के बाद हमारा आ जाएगा, लिथियम के बाद बोरोन का, बोरोन से ज़्यादा होगा बेरिलियम का। तो अपोजिट लिखा है तो उल्टा कर दो इसको, बेरिलियम बोरोन सबसे कम लिथियम। तो देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बेरिलियम बोरोन लिथियम, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। आरसीएन, आरसीएन का LiLH4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अमोनिया एमाइन में रिड्यूस कर देगा, CH2NH2। जो नाइट्राइल है साइनाइड को एमाइन में रिड्यूस कर देगा। NaNO2HCl, ये डाइजोटाइजेशन होता है, लेकिन अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट हाईली स्टेबल नहीं होता है, तो प्राइमरी एमाइन जो है इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, RCH2OH। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं, कीटोन नहीं, अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा।